नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्रीय बजट है जिसे वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित भारत के संकल्प का ये बजट देश को आत्मनिर्भरता, समृद्धि और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाने वाला है। और सीएम धामी ने बताया कि बजट में किसान, युवा, महिला शक्ति और वंचित वर्ग के अवसरों का विस्तार और हर वर्ग के उत्थान की ठोस योजना बनाई गई है। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि ये बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति मजबूत कदम है और हर वर्ग के विकास को ध्यान में रखता है। मुख्यमंत्री ने बताया महत्व दिया गया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन, कृषि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रावधान राज्य के विकास को नई गति देंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट भारतवासियों की आशा, अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। और साथ ही जो भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। हर राज्य का, वहां की परिस्थितियों का पूरी तरह से इस बजट को बनाया गया है। भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते हुए है। और हमारे लिए, चूंकि हमारे राज्य उत्तराखंड से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। और चूंकि मैं अभी 2 दिन पहले हमारे प्रगति पोर्टल पर जो 42 योजनाओं की समीक्षा का एक आकलन कर रहा था, तो 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं अभी तक गतिमान हैं। इस बजट में हमारे जैसे पर्वतीय राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, उद्योग, युवा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इसमें ध्यान प्रावधान हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह बजट लक्ष्य को साकार करने वाला बजट है। इस बजट में गत वर्ष की तुलना में राज्यांश बढ़ा है। लगभग 1800 करोड़ से अधिक की धनराशि हमको इसमें मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन, जो कि हम बड़ी योजना है और हमारे यहाँ की जो परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं पेयजल की, उसको कहीं न कहीं दूर करने वाली ये योजना, उस योजना में जिस प्रकार से एक बड़ी धनराशि 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया है, उससे हमारे राज्य की योजनाओं को और गति मिलने वाली है। इसके साथ साथ ये बजट विशेष रूप से इसलिए भी महत्व कि हमारे राज्य को जो अतिरिक्त सहयोगियों के लिए वो इससे प्राप्त होंगे। और बैठक से पूर्व पहले जो माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में बजट पूर्व एक सभी राज्यों के सुझाव लिए गए थे, उनसे वार्ता की गई थी। हमारे यहाँ से भी जो उनसे अनुरोध किया गया था कि जो शासकीय है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट्स टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसका से बढ़ाकर 1,85,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह ब्याज मुक्त योजना विगत वर्षों में उत्तराखंड के लिए बहुत लाभकारी रही है। इसी प्रकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की गई है। उससे हवाई संपर्क, उड़ान योजना विस्तारित उसका स्वरूप होगा। टियर 2, टियर 3 शहरों पर विशेष फोकस होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में बायोफार्मा स्ट्रेटजी और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन
20 उच्च शिक्षा में नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना तथा नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड जैसे प्रावधान उत्तराखंड राज्य के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी लखपति दीदी योजना जो हमारे राज्य की महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा उनकी समृद्धि और आगे बढ़ने का आधार बन चुकी हैं। उसमें भी समूह हैं उनको उद्यमिता से जोड़ने के लिए जो 10,000 करोड़ रुपए के समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड तथा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल जैसे निर्णय ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर ये केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हारने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूरे समन्वय के साथ इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय की समाज और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऐतिहासिक पहल की है और इस पहल के तहत ही ट्रांसजेंडर नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मान अवसर ही यहां पर उपलब्ध कराने के साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के इस हिस्से को सम्मान, अधिकार और सम्मान मिलना अत्यंत जरूरी है और सरकार का उद्देश्य है कि ट्रांसजेंडर समुदाय भी राज्य के विकास और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा सके। केंद्रीय बजट को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ रावत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि ये आम जनता की मौजूदा समस्याओं से ही पूरी तरह से कटा हुआ है और 2047 के विकसित भारत की बात करता है, जबकि आज आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में गरीब किसानों के लिए कोई ठोस राहत नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतें और महंगी होंगी। और रावत ने यह भी कहा कि किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, उद्यमियों की अनदेखी की गई है और लाभ बड़े घराने तक ही सीमित रहा। आज के बजट को आप कैसे देखते हैं? सरकार ने बजट पेश किया, ये आम आदमी को निराश करने वाला बजट है। एक बड़ी बड़ी कंपनियों का बजट है और दूसरा यदि कुछ है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि जो हमारे रोजगार छीनने का काम करेगी, ये उन चीजों के लिए सोचने वाला बजट है। इससे ग्रामीण भारत गायब है, किसान गायब है, मजदूर के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। क्या यह बजट आम आदमी की जेब पर बढ़ते बोझ को कम करेगा? कतई कम नहीं करेगा, बल्कि बोझ और बढ़ा देगा, क्योंकि महंगाई को ये घटाने वाला बजट नहीं है, महंगाई को बढ़ाने वाला। और यूं भी रुपये की क्रय शक्ति घट रही है, खरीदी रुपया कमजोर हो रहा है और जितना रुपया कमजोर हो रहा है उतना ही रुपया कमाने वाला जो गरीब आदमी है उसके ऊपर महंगाई का। किसानों के लिए इस बजट में क्या राहत नजर आती है? कोई राहत नहीं, कहीं पर बिल्कुल निराशा। और ये पहली बार है कि बजट में किसान का कोई उल्लेख ही नहीं है। क्या कांग्रेस ने जनहित का बजट मान दिया होता? ये कुछ चुनावी संकेत भी मजबूती से नहीं दे रहा है। ये केवल कॉर्पोरेट। केंद्रीय बजट पेश होने पर कांग्रेस ने कहा कि ये बजट बेहद ही निराशाजनक है और उत्तराखंड को इससे नहीं मिला। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि बजट में राज्य और आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया है और उनका कहना है कि किसान, नौजवान और महिला वर्ग को चाहिए थे ठोस प्रावधान, लेकिन ये बजट उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। देखिए, आज केंद्र की वित्त मंत्री ने संसद में रखा है, बहुत ही निराशाजनक बजट है। इस बजट से पूरे देश को बड़ी उम्मीदें थी। जिस तरीके से आज रोजगार घट रहे हैं तो लग रहा था कि बजट आएगा तो कुछ रोजगार की उम्मीद बनेगी।
ये बजट न देश के लिए सही है न प्रदेश के लिए सही है। उत्तराखंड को भी इस बजट ने जो है निराश करने का काम किया। प्रदेश की जनता समय से ग्रीन बोनस की मांग कर रही है, पर्यटन क्षेत्र के लिए उत्साहजनक पैकेज की मांग कर रही है, आपदा में बचाव के लिए बजट में कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये बजट चौतरफा निराश करने वाला है। ये न व्यापारियों के लिए सही है, न महिलाओं के लिए सही है, न बेरोजगारों के लिए सही है। देश के जो है शेयर बाजार ने भी इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जैसे ही वित्त मंत्री का बजट भाषण समाप्त हुआ, आप देखिए सेंसेक्स ने 2300 अंकों की जो है ढलान पकड़ ली। तो आने वाले समय निश्चित तौर पर इसके दूरगामी परिणाम देश पर देखने को मिलेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आएगी और हर तरफ जो निराशा का माहौल है उसको कैसे अब मैनेज किया जाएगा, इस पर अब केंद्र सरकार ही कुछ कह सकेगी। बजट 2026 को लेकर एसएमएयू इंडस्ट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार गर्ग ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये बजट मोदी सरकार की प्रगतिशील सोच को दर्शाता है और इसके साथ ही देश को मजबूत व्यवस्था की दिशा में भी आगे ले जाएगा। डॉक्टर गर्ग के अनुसार ये बजट में उद्योगों की जरूरतों को समझने हुए अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के लिए बजट को खास बताते हुए कहा कि फार्मा इंडस्ट्री को ही फार्मा शक्ति के रूप में मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को ही बढ़ावा मिलने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आत्मनिर्भर भारत को नई गति भी मिलेगी। निश्चित रूप से बजट मोदी सरकार का जो प्रोग्रेशन है, जिस दिशा में वो चल रही है सरकार वर्ल्ड इकोनॉमी के मैप पर, उसी दिशा में ये कदम उठाए गए हैं। और मैं खास तौर पे अगर हमारे राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हमारा सबसे बड़ा एक सेक्टर फार्मा है। उस फार्मा सेक्टर के लिए फार्मा शक्ति के रूप में 10,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। दूसरा बड़ा सेक्टर हमारे यहाँ आयुष का है। उस आयुष सेक्टर के लिए भी आयुष की जो है फार्मेसी को बढ़ावा कैसे मिले उसके लिए बजट में प्रावधान है। तीसरा बड़ा जो प्रावधान है हमारे यहाँ माइक्रो इंडस्ट्री है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म लघु उद्योगी ज्यादा है, उनके लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इंफ्रा और खास तौर पे जो हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, जिनसे हमारे इस कॉर्नर राज्य को एक बूस्टअप मिलेगा। हम लोग पाते हैं कि हमारे राज्य को इससे दीर्घकालीन और लघुकालीन दोनों ही फायदे होंगे। ये बजट हमारे राज्य की औद्योगिक के विकास में एक बूस्टर का काम करेगा और हम सबको जो हमारा इस समय स्थिति है भारत में 11वें राज्य की, उसमें और हम लोग बेटर प्रयास करें। आयुष है, फार्मा और सूक्ष्म है, खासतौर पर हिमालय जड़ी बूटी के क्षेत्र में हम लोगों को काफी लाभ होने की उम्मीद है। और एक और सबसे बड़ा सेक्टर टूरिज्म को लेके इसमें एक सूक्ष्म प्रयास किए गए, बूस्टर के तौर पे हमारे लिए काम कर रहे हैं। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इस दौरान ही उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोह सहित कई जिलों में बड़ी संख्या में गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। और इसी को लेकर शनिवार को हरिद्वार और बिजनौर पुलिस के बीच में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई और बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत प्लानिंग भी की गई है। 2 फरवरी से महाशिवरात्रि तक चलने वाली इस यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पुलिस अधिकारियों ने यात्रा को सुरक्षित और मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज जो है हम लोग कांवड़ मेले को लेकर जो हमारे अंतर राज्यीय समन्वय बैठक थी उसको लेकर हम लोग यहाँ आए हुए थे और हमारी बैठक का जो एजेंडा है, जो हमारा यातायात प्लान है, उसको पूरी तरह से लागू करना और हम लोग इसी विषय पे चर्चा किए हैं और इसको लेकर हम लोग विशेष सतर्क हैं और जो हमारी व्यवस्था है उसको हम पूरी लागू कराएंगे। हम जितने भी प्रतिभागी इसमें श्रद्धालु हमारे प्रतिभाग करेंगे, सभी को सकुशल, सुरक्षित, सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। हम उसका पालन करेंगे और उसे सकुशल संपन्न कराएंगे। देखिए, उसके लिए हमारे यहाँ हम लोग पहले से प्लान कर रखे हैं, हर जगह हमारे साइन
और जगह जगह हम क्यूआरटी टीम बना रखे हुए हैं। हर 3 से 4 किलोमीटर के रूट पे हमारी एक क्यूआरटी टीम होगी, हेल्थ की टीम होगी और फर्स्ट एड से रिलेटेड सामान होगा और भी जागरूकता से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सब भी हम लोग कर रहे हैं। बट हमारा पूरा मकसद ये है कि जो भी चीज़ें हैं उसे सकुशल शांति कराया जाए। यात्रा के लिए सारे जो तैयारियां थी उसको किया गया था। यात्रा सुरक्षित हो इसके दृष्टिगत योग रहता ही है और आस्था के अनुरूप हमारी प्लानिंग रहे, तो इसी के दृष्टिगत आज कोऑर्डिनेशन की बैठक थी। कुछ पॉइंटों को आइडेंटिफिकेशन किया गया है, चूंकि इस एक ही सड़क पे सामान्य यात्रियों ने भी चलना है, माल वाहनों ने भी चलना है और कांवड़ यात्री ने भी चलना है। तो किस तरीके से वो प्लान करेंगे, कैसे मालवाहक का डाइवर्जन करेंगे, आवश्यक वस्तुओं के वाहन किस तरीके से रेगुलेट किए जाएंगे, तो इन सभी चीजों को लेकर के आपस में सहयोग बैठक रही। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहरी विकास, आवास व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सचिव आवास विकास और राज्य संपत्ति डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में समीक्षा बैठक ली। बैठक में आवासीय योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना की गुणवत्ता और मास्टर प्लान के कार्यों की समीक्षा की गई और बैठक के बाद ही सचिव ने निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का ही निरीक्षण किया, जिसमें 54 शॉप और 3 मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। रुड़की की जैन धर्मशाला में बीजेपी नेता और समाज सेवी ध्रुव गुप्ता ने 8वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का यहां पर आयोजित किया गया और इस अवसर पर बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी अतिथि रहे हैं और कोश्यारी ने ध्रुव गुप्ता के सेवा कार्य की सराहना की और कहा कि ये युवावस्था जो है उसमें बहुत ही प्रेरक पहल है और कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विवेक चौधरी भी मौजूद रहे और उन्होंने ध्रुव गुप्ता को ही इस मानव सेवा के प्रयास के लिए बधाई दी। देखिए, आज मेरे द्वारा रुड़की के अंदर 8वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर बहुत बड़े लेवल पे किया गया और उसका कैंप का आशीर्वाद देने हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, पद्म भूषण से सम्मानित महाराष्ट्र जैसे राज्य के, गोवा जैसे राज्य के पूर्व राज्यपाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सभी के आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। मैं उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप देख रहे हैं कितनी सैकड़ों की संख्या में यह लाभार्थी आ रहे हैं और लगातार सुबह से, आज सुबह इतनी तेज बारिश थी, ठंड थी, उसके बाद भी लोग लगातार आ रहे हैं। कितनी लंबी लाइन, वहाँ भी, यहाँ भी ईसीजी हो रही है, आंखों के चश्मे वितरण हो रहा है, आंखों की जांच है, दांतों की जांच है, महिला रोग, बाल रोग, फिजिशियन, शुगर जांच, खून जांच, हर तरह की मेन जो दवाइयाँ है वितरण है, रक्तदान शिविर है, ऐसे कई प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं आज हमारे द्वारा की गई है। ये कैंप मेरा ही नहीं बल्कि रुड़की की प्रत्येक जनता का है। मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि देखिए, रुड़की का प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई बहन है। इनकी सहायता करना, इनको सुरक्षा प्रदान करना, स्वस्थ रखना मेरा कर्तव्य है और मैं ऐसे ही करता रहूंगा। आज 8वां कैंप हुआ है, ऐसे निरंतर आगे कैंप चलते रहेंगे। देखें, पड़ोस के देशों में युवा जो है जनजी चला करके तोड़ फोड़ कर रहा है, राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं और यहाँ हमारे युवा और विशेष करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के बच्चे, ये जो नौजवान है, ये समाज में स्वास्थ्य की सेवा और अन्य लोगों को जो भी सुविधा होती है उस दृष्टि से हमारे युवा काम कर रहे हैं और ध्रुव गुप्ता ने जो ये काम किया है, इसने मुझे कहा कि हम पिछले 8 वर्ष से काम कर रहे हैं, तो इसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और मुझे लगता है कि इस अवसर पर हमारे मीडिया के लोग भी यदि थोड़ा सा मिल करके कोई ब्लड डोनेशन कुछ भी कर देंगे तो राष्ट्र का भला होगा, कुछ लोगों का भला हो जाएगा। मैं ध्रुव को बहुत अधिक बधाई देता हूं और आप सबको धन्यवाद। एक और अपडेट सामने आ रही है जहां पर बीजेपी मंत्री और विधायकों को पास करनी होगी गुप्त परीक्षाएं। ये जानकारी सामने आई और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी मंत्री और विधायकों को 3 गुप्त परीक्षाएं पास करना जरूरी होगा। तिमाही परीक्षाओं के अंक मुख्य चुनाव में होंगे शामिल और इसके साथ ही मंत्री विधायकों का साल भर का परफॉर्मेंस को भी जांचा जाएगा। बीजेपी संगठन 3 स्तर पर कराएगा
आंतरिक सर्वे। तो अपडेट सामने आ रही है, जनता और गणमान्य लोगों से लिया जाएगा फीडबैक, ये भी जानकारी सामने आई है। बीजेपी ने अपने मंत्रियों और विधायकों के लिए इस वर्ष 3 गुप्त तिमाही परीक्षाओं को अनिवार्य कर दिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इन परीक्षाओं के अंक मुख्य चुनाव में शामिल होंगे और पास करने पर ही टिकट मिलने की भी संभावना रहेगी। तो संगठन द्वारा 3 स्तर क्षेत्रीय, जिला और मंडल पर आंतरिक सर्वे आयोजित किए जाएंगे और जिसमें मंत्री विधायकों के साल भर के प्रदर्शन, संगठन में समन्वय और गतिविधियों और जनता के बीच में उनकी छवि को भी परखा जाएगा। पार्टी ने ये भी कहा है कि गणमान्य लोगों और आम जनता से फीडबैक लिया जाएगा ताकि मंत्री विधायकों की धरातल पर कार्य क्षमता का सही मूल्यांकन किया जा सके और यह कदम विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के कामकाज और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हरिद्वार में दिसंबर से चल रहा व्यापक स्वच्छता अभियान फरवरी में भी पूरे होने की जोर शोर के साथ ही जारी है और इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने भी ये जानकारी दी कि अभियान का उद्देश्य पूरे जनपद को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना बताया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि लोगों में ही स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है, आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और रविवार को भी विशेष सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। मिल रहा है और इसके ये हमारा सफाई अभियान दिसंबर माह से और ये अब हम जनवरी के बाद हम फरवरी में प्रवेश कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है और इसमें हमारी जो कॉन्सेप्ट है हरिद्वार शहर को, पूरे हरिद्वार जनपद को हमें स्वच्छ साफ सुथरा रख, तो इसमें एक अवेयरनेस भी हमें बढ़ानी है, जन जागरूकता भी बढ़ानी है और इसमें काफी पब्लिक पार्टिसिपेशन हमें मिल रहा है। और इसके तहत हम जो अभियान ये चला रहे हैं उसमें संडे को भी अभियान जन सहभागिता के साथ चलाया जा रहा है। आम जनता को क्या सफाई से कई फायदे हैं। एक तो हम जो बीमारियां हैं उनसे हम दूर रहते हैं। स्वच्छता जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और ये हमारे आदत में आ जानी चाहिए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना।